Hi everyone. so well, sorry. Hi everyone. So welcome to lecture 64 of Indian Polity GS2. ठीक है. लास्ट लेक्चर में हमने रिजर्वेशन वगैरह पूरा डिस्कस करा था रिगार्डिंग 73rd अमेंडमेंट एक्ट. ठीक है, पंचायत लेवल पे. वी ऑल्सो डिस्कस अबाउट द फीचर्स ऑफ 73rd अमेंडमेंट एक्ट. ठीक है, हाउ देर आर डिफरेंट लेवल्स, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, पंचायत समिति, ज़िला परिषद. ठीक है, वी ऑल्सो अंडरस्टूड कि अर्बन लेवल पे कैसे बाइफिकेशन होता है कि आपका सिटी है, डिस्ट्रिक्ट है, वार्ड है, ठीक है, ब्लॉक है. सो ऑल इन ऑल वी डिस्कस द फाउंडेशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन द लास्ट लेक्चर. ठीक है, आज के लेक्चर में उसको आगे कंटिन्यू करेंगे. ओके, सो टुडेज लेक्चर वुड बी अराउंड द कंटेंट फॉर टुडेज लेक्चर इज नंबर 1 द टर्म ऑफ योर पंचायत. ठीक है, कि भाई पंचायत का टेन्योर कितना क्या रहता है वो हम समझेंगे आज. विल ऑल्सो अंडरस्टैंड द क्वालिफिकेशंस टू बिकम द मेंबर ऑफ पंचायत. ठीक है, फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत. देन विल स्पेसिफिकली मूव टूवर्ड्स द म्यूनिसिपैलिटीज़ अंडर पार्ट 9A. ठीक है, उसके बारे में हम ढंग से जानेंगे क्योंकि उसके अंदर हमारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल काउंसिल, ठीक है, नगर पंचायत, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे. देन विल ऑल्सो इन डेप्थ अंडरस्टैंड 74th अमेंडमेंट एक्ट, जिसके अंदर रिटन में तो आपके ये हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल काउंसिल, नगर पंचायत. अपार्ट फ्रॉम दीज देर वर ऑल्सो फ्यू विच वर नॉट रिटन इन 74th अमेंडमेंट एक्ट, जिसके अंदर आपका कंटोनमेंट एरिया, पोर्ट ट्रस्ट, इंडस्ट्रियल सिटी. थोड़ा ब्रीफ हम समझेंगे, बट येस प्राइमरी जो फोकस रहेगा दैट वुड बी ऑन द रिटन वंस, दैट इज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, काउंसिल एंड नगर पंचायत. ठीक है, देन विल मूव टू वेरी इंपॉर्टेंट द आर्टिकल स्पेसिफिक टू द प्लानिंग. ठीक है, आर्टिकल 243ZD एंड 243ZE. ठीक है, यहाँ पे Z लिखना भूल गया मैं, एक मिनट. ठीक है, इधर Z लिख लेना. सो और उसके बेसिस पे विल ऑल्सो डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी एंड मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी. ठीक है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी आपका कैसे बाइफिकेटेड है. ठीक है, एंड मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी जहाँ पे मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स को टच करा गया है, कोई ऐसी अर्बन प्लेस जहाँ पे मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स आर इंक्लूडेड, तो वहाँ पे कैसे प्लानिंग होती है. ठीक है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी आपकी रूरल और अर्बन दोनों को कंबाइन करके प्लान लेके आती है, फिर वहाँ पे उसका डेवलपमेंट उसी अकॉर्डिंग होता है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे. सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट टॉपिक इज ऑब्वियसली द टर्म ऑफ पंचायत / रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिसको हम शॉर्ट में RLSGB लिखेंगे. ठीक है, तो इसमें लिख लो टर्म ऑफ रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज 5 years. ठीक है, इफ द स्टेट गवर्नमेंट डिसॉल्व्स रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट विद इन 5 years by giving a valid reason, then fresh elections needs to be done in 6 months. ठीक है, तो फंडा क्या है कि 5 साल का टेन्योर रहता है, जैसे हमारा लोकसभा का रहता है. ठीक है, 5 साल के टेन्योर में लेट्स से 2 साल के अंदर ही स्टेट लेट्स से कोई इमरजेंसी लग गई या कोई वैलिड रीज़न है कि गवर्नमेंट कोलैप्स कर गई. ठीक है, स्टेट लेवल पे, तो उस पर अगर किसी रीज़न के साथ वैलिड रीज़न दिया गया कि भाई ठीक है अब जो पंचायत इलेक्ट करी गई थी वो डिसॉल्व करनी पड़ेगी. ठीक है, तो लेट्स से सेकेंड ईयर के अंदर ही पंचायत डिसॉल्व हो गई, तो जो री इलेक्शन के बाद जो नई पंचायत आएगी दैट विल ओनली वर्क फॉर द रिमेनिंग 3 years. ठीक है, ऐसा नहीं है कि 2 साल के बाद अगर कोई पंचायत डिसॉल्व हो गई तो जो नए इलेक्शन के बाद, री इलेक्शन के बाद जो पंचायत आएगी वो पूरे 5 साल तक काम करेगी. ऐसा नहीं है. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपका जो पूरा टेन्योर था इनिशियल फेज में 5 साल, उसको कंप्लीट करने के लिए ही आप री इलेक्शन करा रहे हो. ठीक है, तो वही लिखा है इधर. सो द टर्म is 5 years. ठीक है, if the state government dissolve RLSC within 5 years by giving a reason, then fresh elections needs to be done in 6 months. ठीक है, इसमें नेक्स्ट वही लिखा है if dissolved in the 3rd year then new पंचायत will come for only remaining 2 years. ठीक है, in case of re-election. ठीक है, बट अगर जैसे 5 साल टेन्योर खत्म होने में 6 महीने बचे हैं और तब अगर पंचायत डिसॉल्व होती है तो उस केस में फ्रेश इलेक्शंस होंगे, ना कि री इलेक्शंस होंगे. तो उस इलेक्शन से जो जीत के आपका मेंबर्स आएंगे इलेक्ट होके, वो पूरे 5 साल तक अपना टेन्योर चलाएंगे. ठीक है, सो दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन री इलेक्शन एंड फ्रेश इलेक्शंस. ठीक है, नाउ कमिंग टू द सेकंड टॉपिक दैट इज क्वालिफिकेशन टू बिकम मेंबर ऑफ पंचायत. ठीक है, बेसिक क्वालिफिकेशन इज सेम टू, मतलब जो MLA और MLC बनते हैं वैसी ही बेसिक क्वालिफिकेशन ही चाहिए टू बिकम द मेंबर ऑफ पंचायत. बट येस सबसे मेन जो डिफरेंस है दैट इज़ एज. ठीक है,
एज आपकी मिनिमम 21 साल होनी चाहिए टू बिकम द मेंबर ऑफ पंचायत, जो कि 25 साल है व्हेन इट कम्स टू एमएलए एंड 35 ईयर्स व्हेन इट कम्स टू एमएलसी, ठीक है। इसके अलावा स्टेट ऑन स्टेट देर आर सम डिफरेंसेस। कुछ स्टेट्स ने मैंडेटरी कर दिया है कि आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, कुछ स्टेट्स ने ये मतलब फ्यू स्टेट्स हैव टेकन द इनिशिएटिव और हैव सेट द एग्जांपल कि अगर आपके विलेज लेवल पे या पंचायत लेवल पे अगर आपके घर में टॉयलेट है तो ही आप इलेक्शन फाइट कर सकते हो पंचायत का, ठीक है। या फिर आपके पास अगर प्रॉपर ग्रेजुएशन डिग्री नहीं है तो आप फाइट नहीं कर सकते इलेक्शन, ठीक है। सो ये कुछ एडिशनल क्वालिफिकेशन है जो कि प्योरली स्टेट पे डिपेंड करता है, या जो लोग अपने लेवल पे ऐड ऑन करना चाहते हैं तो दे कैन ऐड, ठीक है। सो लिख लो इसमें, अंडर क्वालिफिकेशन टू बिकम मेंबर ऑफ पंचायत, सेम क्वालिफिकेशन ऑफ MLA/MLC ऑफ अ स्टेट एक्सेप्ट फॉर पंचायत मिनिमम एज इज 21 ईयर्स, ठीक है। Next you write, however, other than this, some states have put some additional qualification to contest elections of panchayat. For example, basic minimum educational qualification, comma functional toilets, ठीक है। And few states have also put condition of having only 2 child norm as a eligibility conditions, ठीक है। कुछ स्टेट्स ने बोला है कि भाई अगर आपके पास सिर्फ 2 ही बच्चे हैं तो ही आप नॉमिनेशन फाइल कर सकते हो या फाइट कर सकते हो पंचायत के इलेक्शंस। तो ये अलग अलग स्टेट अपने अपने लेवल पे चेंजेस ला रहे हैं, विच इज़ इंकरेजिंग, बिकॉज ये कहीं ना कहीं सोसाइटी और सोशल नॉर्म्स को चेंज करने की बात करी गई है, विच इज़ प्रोग्रेसिव, ठीक है। सो नेक्स्ट थिंग इज फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत, ठीक है। सो देखो पंचायत बेसिकली अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू बना है आपका, और वो एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, राइट। नेशनल एक्सटेंशन स्कीम से आपका ये 73rd 74 आपका बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, उसके बियॉन्ड जाके ये चीज़ें इंप्लीमेंट हुई हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली इनको लॉ बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। व्हाट दे कैन डू इज दे कैन इम्प्लीमेंट दोज पॉलिसीज एंड लॉज at their level in a more efficient manner, because grassroots level पे more people can be joined and more people can be involved to efficiently implement the policies, right। तो function and responsibilities में सबसे पहले लिख लो कि भाई they are only executive and they can't make any law, ठीक है। इसमें लिख लो only executive, ठीक है। next you write, they implement those laws which are in the 11th schedule of the constitution having 29 subjects of PRI, that is पंचायती राज institutions। for example, इसके अंदर एग्जाम्पल लिख लो, यू हैव एग्रीकल्चर, ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, हेल्थ एंड एजुकेशन, फॉर एग्जाम्पल है, लिख लो साइड में। तो ये अगर कुछ 29 सब्जेक्ट्स हैं जो कि 11th शेड्यूल का पार्ट है, तो ये कुछ वो लॉज हैं जो अगर पॉलिसी बन के आती है तो जब पंचायत लेवल पे इम्प्लीमेंट होना है तो हाँ अपने लेवल पे मॉडिफिकेशंस करके पंचायत इनको इम्प्लीमेंट कर सकती है, ठीक है। ठीक है, आई विल जस्ट रब दिस, ओके। सो नेक्स्ट यू राइट, अब इसके अंदर ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें समझने के लिए, दैट इज़ द फाइनेंसेस ऑफ पंचायत, कि भाई आप फॉर एग्जांपल आपने बोला कि भाई हेल्थ केयर सिस्टम्स के लिए प्राइमरी हेल्थ केयर्स बनने, ठीक है, पंचायत लेवल पे। सो ऑब्वियसली एज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी यू नीड टू पे आउट द मनी, ठीक है। स्टेट फाइनेंसेस से आए या सेंट्रल फाइनेंसेस से आए, पैसा जाना चाहिए पंचायत के पास, सो दैट दे कैन वर्क इन एन एफिशिएंट मैनर। नाउ हाउ विल यू केटर दैट फाइनेंस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक व्हेन इट कम्स टू पंचायत, ठीक है। तो यहाँ पे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, इस चीज़ को समझ लो। अगर आप डायरेक्ट टैक्सेस की बात करो तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपके सारे टैक्सेस लेती है, ठीक है। CBDT की बात कर रहा हूँ। टैक्सेस लेने के बाद या फिर GST की बात कर रहे थे तो 42% जो भी वापस जाना होता है, ठीक है, फाइनेंस कमीशन के बेसिस पे 42% स्टेट जो भी टैक्स के तौर पे इकट्ठा करता है उसका 42% स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ठीक है। सो 42% जो स्टेट को मिला, अब उस पैसे का क्या करना है उस स्टेट को, वो बताता है उस स्टेट का स्टेट फाइनेंस कमीशन, ठीक है। अब स्टेट फाइनेंस कमीशन डिसाइड करेगा कि भाई टोटल पैसा जो स्टेट के पास है उसमें से कितना % लोकल बॉडी गवर्नमेंट के पास जाना चाहिए। तो लोकल बॉडी गवर्नमेंट में आपके पास दोनों आ जाते हैं, रूरल में पंचायत आ गया, ठीक है,
एंड अर्बन में म्यूनिसिपैलिटीज़ आ गए, ठीक है। ठीक है, अब ऑब्वियसली स्टेट फाइनेंस कमीशन की जो भी सजेशंस होते हैं दैट इज़ नॉट बाइंडिंग इन नेचर टू द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। सो दैट इज़ अ डिफरेंट टॉपिक टू डिबेट अपॉन, बट जो पैसे का बाइफिकेशन है, स्टेट जितना पैसा देगा लोकल बॉडी गवर्नमेंट को, वो डिपेंड करता है कि स्टेट फाइनेंस कमीशन कितना सजेस्ट करती है, ठीक है। अब वो गवर्नमेंट पे है, स्टेट गवर्नमेंट पे है कि वो कितना मानती है नहीं मानती, ठीक है। ठीक है, सो आई होप दिस पॉइंट इज वेरी मच क्लियर। सो कहीं ना कहीं येस, इंटेंशंस ऑफ द स्टेट इज ऑल्सो क्वेश्चनेबल इफ द पंचायत ऑफ दैट स्टेट इज नॉट वर्किंग इन अ एफिशिएंट और अ गुड मैनर, ठीक है। सो नेक्स्ट लिख लो, अब ये स्टेट फाइनेंस कमीशन जो भी है वो गवर्नर ही इस्टेब्लिश करता है और हर 5 साल के अंदर वो अपने सजेशन सबमिट करते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ राइट, गवर्नर ऑफ स्टेट after every 5 years constitute a state finance commission to review the financial conditions of local body government, ब्रैकेट में लिख लेना अर्बन प्लस रूरल, ठीक है, विच विल रिकमेंड टू द गवर्नमेंट, मतलब वो गवर्नर को कुछ सजेशंस और रिकमेंडेशंस देते हैं। तो वो रिकमेंडेशन और सजेशंस क्या हैं उसको पॉइंटर्स में लिख लो। नंबर 1, द स्टेट फाइनेंस कमीशन suggest or recommend the principles that should govern the distribution between the state and panchayat in the form of tax collections, ठीक है। जो स्टेट गवर्नमेंट जितना भी टैक्स अपने लेवल पे ले रही है उसका जो बाइफिकेशन है बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड द पंचायत, वो किस लेवल पे होना चाहिए, कितना होना चाहिए, ये सजेशन आपका स्टेट फाइनेंस कमीशन देती है, ठीक है। सेकेंड सजेशन, व्हाट ऑल टैक्सेस, टोल्स और फीस में बी असाइन टू पंचायत, कि भाई अगर कोई टोल है, अगर वो अभी आज तक स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट ले रही है तो स्टेट फाइनेंस कमीशन सजेस्ट कर सकते हैं कि भाई आप अपनी इन्वॉल्वमेंट छोड़ के ये रिस्पॉन्सिबिलिटी या ये जो टैक्स कलेक्शन का प्रोसेस है सीधा पंचायत को असाइन कर दो, सो दैट दे कैन हैव द मनी डायरेक्टली फ्रॉम द टोल्स एंड टैक्सेस। ये भी सजेशन स्टेट फाइनेंस कमीशन देती है, ठीक है। थर्ड इज द स्टेट फाइनेंस कमीशन ऑल्सो सजेस्ट द प्रिंसिपल्स टू डिसाइड द ग्रांट इन एड, ठीक है। ये द वर्ड इज ग्रांट इन एड, ठीक है। ये हमने पहले भी डिस्कस करा था जब हमने पार्लियामेंट में जो बिल्स वगैरह निकले थे उसके बारे में बात करी थी। तो ग्रांट का मतलब ये होता है कि भाई पैसे कितने देने हैं सो दैट दे कैन इम्प्लीमेंट देयर पॉलिसीज और दे कैन डू देयर वर्क इन एन एफिशिएंट मैनर, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट कितना पंचायत को दे सकती है या देना चाहिए, या कितना दे रही है उससे ज़्यादा देना चाहिए, कम देना चाहिए, ये सारे सजेशंस आपके स्टेट फाइनेंस कमीशन देता है टू द गवर्नर, ठीक है। नेक्स्ट जो सजेशन है, स्टेट लेजिस्लेचर हैज़ टू प्रोवाइड फॉर द कॉम्पोजिशन ऑफ द कमीशन एंड मैनर ऑफ देयर सिलेक्शंस, ठीक है। भाई स्टेट फाइनेंस कमीशन में क्या कॉम्पोजिशन रहेगा और उनका इलेक्शन कैसे होगा या सिलेक्शन कैसे होगा, उसके लिए आपका स्टेट लेजिस्लेचर ही डिसाइड करेगा। नेक्स्ट राइट, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया शैल ऑल्सो सजेस्ट मेजर्स टू स्ट्रेंथन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट टू सप्लीमेंट लोकल बॉडी गवर्नमेंट रिसोर्सेज ऑफ दैट स्टेट, ठीक है। तो जो सेंट्रल लेवल पे फाइनेंस कमीशन है वो भी अपनी तरफ से सजेशंस दे सकती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ एनी स्टेट को कैसे हम और पावरफुल कर सकते हैं, कैसे ज़्यादा और उसके अंदर पैसा डाल सकते हैं, सो दैट जो स्टेट से पैसा लोकल बॉडी गवर्नमेंट के लिए जाएगा उसमें इंक्रीमेंट हो सके या वो एफिशिएंटली यूज़ हो सके, ठीक है। नेक्स्ट राइट, सिक्स्थ, State Election Commission conducts the elections of local body government, that is your rural and urban for, मतलब obviously ब्रैकेट में लिख लेना, पंचायत्स एंड म्यूनिसिपैलिटीज़, ठीक है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे, सजेशंस थे जो कि आ सकते हैं, स्टेट फाइनेंस कमीशन कह लो, गवर्नर कह रहे हो, व्हेन इट कम्स टू पंचायत और लोकल बॉडी गवर्नमेंट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अर्बन लोकल गवर्नमेंट, दैट इज पार्ट 9 है म्यूनिसिपैलिटीज़, ठीक है। अब बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे ये है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अर्बन, ठीक है। सो अर्बन का मतलब ये रहता है कि बेसिक डेफिनेशन क्या है कि एनी प्लेस विच इज़ हैविंग मोर देन 5000 ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। पॉपुलेशन की डेंसिटी जो है वो 400 पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर हो, ठीक है, कि भाई 1 किलोमीटर स्क्वायर में 400 से ज़्यादा लोग रह रहे हो, और कम
कम से कम 75% से ज़्यादा लोग नॉन एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हों। अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो देन दैट एरिया इज़ नोन एज अर्बन। ठीक है, अर्बन रूरल के बीच में बेसिक डिफ्रेंशिएशन के लिए अर्बन का पॉइंट याद रख लोगे तो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, याद हो जाएगा। नाउ 74th अमेंडमेंट एक्ट के अंदर 3 टाइप ऑफ लोकल गवर्नमेंट के लिए बात करी गई है विच इज़ स्पेसिफिक टू अर्बन। ठीक है, दैट इज़ योर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल काउंसिल एंड नगर पंचायत। ठीक है, ओके। सो ऑब्वियसली सबसे बड़े एरिया के लिए, सबसे बड़े अर्बन एरिया के लिए यू हैव म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है, स्मॉल अर्बन एरिया के लिए यू हैव म्यूनिसिपल काउंसिल। ठीक है, और इंटरमीडिएट जो रहते हैं, जो कि रूरल टू अर्बन ट्रांजिशन हो रहा है, उनके लिए होता है नगर पंचायत। ठीक है, सो इंटरमीडिएट लार्ज अर्बन, ठीक है। तो ये तो आपके बेसिकली डिफ्रेंशिएशन है कि भाई जो कि 74th अमेंडमेंट एक्ट में मेंशन करे गए। ठीक है, कुछ नॉन मेंशन भी हैं, जैसे कि कैंटोनमेंट एरिया है। ठीक है, पोर्ट ट्रस्ट है, इंडस्ट्रियल काउंसिल है। ठीक है, तो कैंटोनमेंट एरिया जो है वो आपका ओवरव्यू करता है कैंटोनमेंट बोर्ड, और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। ठीक है, पोर्ट ट्रस्ट आपका ऑब्वियसली पोर्ट से रिलेटेड है पूरा, वहाँ पे आपका अलग से है। इंडस्ट्रियल सिटी आपका इंडस्ट्रियल काउंसिल देखती है। इसका हम छोटा छोटा ओवरव्यू पढ़ेंगे, चाहो तो लक्ष्मीकांत से निपटा सकते हो, बट हाँ डिफ्रेंशिएशन पता होना चाहिए कि 74th अमेंडमेंट एक्ट में 3 ही थे और बाकी कुछ और भी थे उसके बियॉन्ड, उसके बारे में हल्का आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि रूरल के केस में आपका 11th शेड्यूल था जिसके अंदर 29 सब्जेक्ट्स थे। 12th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ 18 सब्जेक्ट्स विच कैन बी एडमिनिस्ट्रेड बाय द अर्बन लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, जिसमें आपका म्यूनिसिपैलिटीज़ वगैरह आते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर अगर 18 सब्जेक्ट्स की मैं बात करूं तो इसके अंदर भी फॉर एग्जांपल्स कुछ ऐसे हैं, जैसे आपका रोड्स हो गया, ब्रिजेस, पब्लिक एमिनिटीज़। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि म्यूनिसिपल जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट है वो इसको ओवरव्यू कर सकते हैं, उस पर डिसीजन ले सकते हैं, बिकॉज इट बिलोंग्स टू द 18 सब्जेक्ट्स अंडर 12th शेड्यूल। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ इसको। ठीक है, उप्स सॉरी, ठीक है। सो नेक्स्ट लिख लो इसके अंदर। सो राइट डाउन 12th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैज 18 सब्जेक्ट्स विच कैन बी एडमिनिस्ट्रेड बाय द ULG। ठीक है, मोस्ट कॉमनली फाउंड स्ट्रक्चर ऑफ ULG आर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल काउंसिल एंड नगर पंचायत। ठीक है, तो अब हम इन तीनों के बारे में अलॉन्ग विथ आपका कैंटोनमेंट एरिया हो गया या पोर्ट ट्रस्ट हो गया, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा समझ लेंगे, बट मेनली विल फोकस ऑन द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल काउंसिल एंड नगर पंचायत। ठीक है, ओके। सो नंबर फर्स्ट इज़ योर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है, अब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से पहले, उसकी गहराई में जाने से पहले ये समझ लो कि आप लोगों ने वार्ड के इलेक्शंस देखे होंगे। ठीक है, सो दीज आर डिफरेंट वार्ड्स। ठीक है, इसको W1 कह लेते हैं, W2, W3। ठीक है, अब सिटी डिस्ट्रिक्ट में बाइफिकेशन कैसे कैसे हो रहा है, उसमें हम बिल्कुल रूट लेवल पे आपका वार्ड होता है। ठीक है, अब हर एक वार्ड से कोई एक इलेक्शन होता है सबसे पहले। ठीक है, वार्ड का इलेक्शन कहते हैं, कई बार सुना होगा आप लोगों ने, मल्टीपल पीपल स्टैंड फॉर दैट इलेक्शन। ठीक है, अब जो वार्ड से मेंबर इलेक्ट होकर जीत जाता है उस इलेक्शन को, दैट इज़ नोन एज म्यूनिसिपल काउंसलर। ठीक है, तो यहाँ पे जो बंदा जैसे W1 जीत गया तो उसे म्यूनिसिपल काउंसलर कहते हैं। ठीक है,
सो म्यूनिसिपल काउंसलर इज द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड फ्रॉम ईच वार्ड, ठीक है, सिंपल याद रखो अभी. नाउ द सेकेंड टर्मिनोलॉजी विच विल स्टडी हेयर इज योर मेयर. अब मेयर कौन होता है? तो मेयर का फंडा क्या रहता है कि भाई ईच वार्ड से जब सारे बंदे इलेक्ट हो जाते हैं, मतलब यू हैव द पीपल हु यू हैव मल्टीपल म्यूनिसिपल काउंसलर्स फ्रॉम ऑल अक्रॉस द वार्ड्स, ठीक है. अब उनका जो हेड होता है, ठीक है, हेड ऑफ ऑल वार्ड्स विच आर प्रेजेंट इन अ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इज नोन एज मेयर, ठीक है. तो ये मेयर म्यूनिसिपल काउंसलर्स का बेसिकली हेड है जो कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में बैठता है, ठीक है. यही लिखा है इधर, मेयर हेड ऑफ ऑल स्टेट्स, रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड फ्रॉम ईच वार्ड्स आर नोन एज म्यूनिसिपल काउंसलर्स, ठीक है. अब इसको लिख लो. ठीक है. तो म्यूनिसिपल काउंसलर के बारे में लिख लो, रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड फ्रॉम ईच वार्ड. मेयर के बारे में लिख लो, हेड ऑफ ऑल वार्ड्स विच आर प्रेजेंट इन द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है. नेक्स्ट यू राइट, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इज सीन in bigger urban areas. However, the definition of bigger urban areas is not given by the 74th Amendment Act and has been left upon the states to define accordingly. ठीक है. नेक्स्ट यू राइट, फंडा वही है कि अर्बन के अंदर आपने डेफिनेशन दे दी कि भाई ये अर्बन है जिसके अंदर 5,000 से ज़्यादा लोग रहेंगे, ठीक है. पॉपुलेशन डेंसिटी 400 से ज़्यादा होनी चाहिए पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है. और 75% से ज़्यादा लोग आपके नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने चाहिए फॉर देयर, मतलब नॉन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक एक्टिविटी में होने चाहिए. अब उसके बियॉन्ड लार्ज अर्बन स्मॉल अर्बन की कोई मतलब होता है ना कि कट टू कट डेफिनेशन नहीं है. सो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कहाँ यूज़ होगा, म्यूनिसिपल काउंसिल कहाँ यूज़ होगा, नगर पंचायत कहाँ यूज़ होगा, सो इट इज़ अप टू द स्टेट्स हाउ दे डिफाइन इट, ठीक है. बिकॉज एट लास्ट एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क उन्हीं पे है, सो इट इज़ अप टू देम कि वो कैसे इसको डिफाइन करके अपना एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करना मतलब कर सकते हैं इन एन एफिशिएंट मैनर, ठीक है. दैट इज़ अप टू देम. तो उसी के बेसिस पे अब 74th अमेंडमेंट एक्ट में ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है. सो इट इज़ अप टू द स्टेट्स टू डिफाइन कि भाई अर्बन बिगर अर्बन एरिया का क्या मतलब है या छोटे अर्बन एरिया का क्या मतलब है, ठीक है. नाउ इंपॉर्टेंट थिंग इज नेक्स्ट इज कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर ना 2 विंग्स होते हैं, डेलिबरेटिव विंग, ठीक है, एंड यू हैव एग्जीक्यूटिव विंग, ठीक है. एग्जीक्यूटिव विंग में याद रखना जो आपके म्यूनिसिपल कमिश्नर्स होते हैं, ठीक है, जो सर्वेंट्स बैठते हैं मतलब पब्लिक सर्वेंट्स आके बैठते हैं, ठीक है, वो आपके एग्जीक्यूटिव विंग का हेड होते हैं, जो कि ऑब्वियसली आपके पीसीएस हो गए या सिविल सर्विस से निकल के बंदे आते हैं. दे हेड द एग्जीक्यूटिव बॉडी, ठीक है. अब डेलिबरेटिव विंग वो होती है जिसके अंदर आपकी पॉलिसी डिसाइड की जाती है, ठीक है. सो लिख लो इसको, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज़ 2 विंग्स. One is your deliberative wing and second is your executive wing. Deliberative wing decides upon the policy and executive wings implements the policy of the deliberative wing. ठीक है. Next लिखो, entire constituency under municipal corporation gets divided into different wards and each ward is headed by the people representative known as municipal councillors. जो हमने ऊपर डिस्कस करा बात वही है. कॉन्स्टिट्यूंसीज में वार्ड में पूरा डिवाइड कर दिया जाता है बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे, और वहाँ से जो हर एक वार्ड से जो इलेक्टेड मेंबर होता है दैट इज़ नोन एज म्यूनिसिपल काउंसलर, ठीक है. नेक्स्ट यू राइट, ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द वेरियस वार्ड्स बिसाइड्स फ्यू अदर देन द मेंबर्स नेम अदर देन द मेंबर्स, ब्रैकेट में लिख लो, एमपी और एमएलएस के अलावा जो भी इलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं वार्ड से, दे अमंग देमसेल्व्स ओनली डिसाइड कि हु विल बी द मेयर, ठीक है, ठीक है. एंड कलेक्टिवली दे आर फॉर्म, मतलब कलेक्टिवली दे आर नोन एज द काउंसिल ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है. नेक्स्ट यू राइट, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन चूजेज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द काउंसिल कॉल्ड मेयर and he may be elected directly by the people or indirectly by the elected members of the council from among them, ठीक है. सो ये आपके पूरे इलेक्टेड लोगों का ग्रुप है जिसके अंदर आपके मेयर भी हो गए और म्यूनिसिपल काउंसलर्स भी हो गए. बट एग्जीक्यूटिव विंग आपका पूरा एग्जीक्यूटिव ही रहता है, ठीक है.
इसके अंदर आपका जो हेड है वो म्यूनिसिपल कमिश्नर होता है, ठीक है, ओके। सो दिस वाज योर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। सेकंड इज़ योर म्यूनिसिपल काउंसिल, ठीक है। ऑब्वियसली म्यूनिसिपल काउंसिल आपकी अर्बन लोकल गवर्नमेंट के लिए यूज़ होता है, जहाँ पे छोटे अर्बन एरियाज़ के लिए, ठीक है। नाउ द कैच हियर इज़, यहाँ पे कोई कमिश्नर नहीं होता, ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट के संग कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे ये लोग जो कम्युनिकेशन करते हैं वो डायरेक्टरेट ऑफ अर्बन अफेयर्स के थ्रू ही सारी डिस्कशन होते हैं कि कितना फंड चाहिए, क्या काम कराना है, क्या मतलब क्या पॉलिसीज इंप्लीमेंट करानी है, ठीक है। तो इसको लिख लो, अंडर म्यूनिसिपल काउंसिल राइट डाउन, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट इन द स्मॉलर अर्बन एरियाज। नेक्स्ट यू राइट, इट्स स्ट्रक्चर इज सेम एज म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट यू राइट, म्यूनिसिपल काउंसिल comma however has lesser financial and administrative authority compared to municipal corporation, ठीक है। Next you write, municipal corporation communicates with the state government directly. On the other hand, municipal council communicates through directorate of urban affairs, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट के संग जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वो डायरेक्ट इंटरेक्शन करती है फॉर एनी कंसर्न्स और फंड रिलेटेड इशू, एडमिनिस्ट्रेटिव इशू, बट म्यूनिसिपल काउंसिल आपका डायरेक्टरेट ऑफ अर्बन अफेयर्स के थ्रू डिस्कशंस करती हैं जो भी उनके कंसर्न्स होते हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू द थर्ड टाइप ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट, दैट इज़ योर नगर पंचायत, ठीक है। इसके कुछ नाम भी दिए गए हैं, सो दैट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। नगर पंचायत इज ऑल्सो नोन एज द टाउन एरिया काउंसिल और नोटिफाइड एरिया काउंसिल, ठीक है। You can write, it is a form of urban local government found in the areas which are intermediate areas, that is satisfying the criteria of urban areas but still other characteristics of that place is rural, ठीक है। अर्बन के प्रॉपर अर्बन एरिया के कैरेक्टरिस्टिक्स तो फुलफिल कर रहा है, बट मेजॉरिटी जो एरिया मतलब मेजॉरिटी जो ट्रेड्स हैं वहाँ के वो अभी भी रूरल है। फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट नहीं है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है, तो स्टिल दैट प्लेस कैन बी कॉल्ड एज रूरल, राइट। तो इंटरमीडिएट जो स्टेट होते हैं, इंटरमीडिएट जो एरियाज होते हैं, उनको आप नगर पंचायत की कैटेगरी में डाल सकते हो, ठीक है। इसके अंदर लिख लो, द डिटेल्स कॉमा पावर एंड फंक्शंस ऑफ म्यूनिसिपल बॉडीज आर डिसाइडेड बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव, ठीक है। तो ये तो तीन थे आपके बेसिकली 74th अमेंडमेंट एक्ट के अंदर क्या क्या दिया गया था। नाउ few those bodies which are not mentioned in 74th Amendment Act, जिसके अंदर सबसे पहले आपका कैंटोनमेंट बोर्ड, ठीक है। तो इसमें लिख लो पहले, 74th Amendment Act has left other forms of local government untouched like the cantonment board, industrial council, port trust and etc, ठीक है। तो for cantonment board please write, cantonment board is directly under the control of Ministry of Defence and it has both nominated and elected members, ठीक है। इंडस्ट्रियल काउंसिल के लिए भी लिख लो, गवर्नर में डिक्लेयर अ एरिया टू बी एन इंडस्ट्रियल टाउनशिप विच इज़ टू बी प्रोवाइडेड विद म्यूनिसिपल सर्विसेज बाय इंडस्ट्रियल काउंसिल, फुल स्टॉप। इट इज़ कम्प्लीटली अ नॉमिनेटेड बॉडी, ठीक है। गवर्नर ही डिसाइड करता है अगर किसी एरिया को कोई इंडस्ट्रियल टाउनशिप में डिक्लेयर करना है, और उसको सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करने का काम फिर म्यूनिसिपल पे रहता है, ठीक है। सारी म्यूनिसिपल सर्विसेज को भी देना इंडस्ट्रियल काउंसिल पे रहता है, और जो मेंबर्स है वो सारे नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं ऑफ दैट काउंसिल, ठीक है। नाउ कमिंग टू द लास्ट टॉपिक, दैट इज़ योर प्लानिंग। सो बेसिकली प्लानिंग का क्या रहता है कि कलेक्टिवली जैसे अगर आप देखो टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप अप्रोच देख लोगे तो यू हैव इंडिया, देन यू हैव स्टेट, देन डिस्ट्रिक्ट, देन ब्लॉक, देन विलेज, ठीक है। सो आइडियली क्या रहना चाहिए, आइडियली पॉइंट ये है कि द थ्योरी शुड ऑलवेज बी इम्प्लीमेंटेड इन अ बॉटम अप अप्रोच, कि भाई विलेज के डेवलपमेंट से शुरू होते होते आपका विलेज का डेवलपमेंट होना चाहिए, देन ब्लॉक का, देन डिस्ट्रिक्ट का, देन स्टेट का, एंड देन इवेंचुअली बिकॉज नीचे के सारे लेवल्स का डेवलपमेंट हुआ है तो कलेक्टिवली और इंडिया विल गेट डेवलप्ड। बट आज के टाइम पे क्या है कि भाई सबसे पहले ऊपर से ही शुरू होता है कि भाई ठीक है सबसे पहले टायर 1 सिटीज़ को चमचमा दो,
ठीक है। उसके बाद अगर कुछ फंड बचा या करप्शन नहीं हुआ तो फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल ब्लॉक लेवल पे कुछ डेवलपमेंट कर दो। तो बॉटम टॉप टू डाउन टॉप बॉटम अप्रोच है अभी पॉलिटिकल लेवल पे, बट आइडियली क्या होना चाहिए, इट शुड बी अ बॉटम अप अप्रोच। ठीक है। सबसे पहले आपको विलेजेस का डेवलपमेंट करना ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज स्टिल मेजॉरिटी ऑफ आर पीपल द इंडियन सिटीजन्स रिसाइड्स इन विलेजेस, एंड वंस दे गेट डेवलप देन योर डिफरेंट कैटेगरीज डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक सिटीज़ दे विल इवेंचुअली गेट डेवलप। ठीक है। बट अभी प्रैक्टिकली ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो रही है। ठीक है। पॉलिटिकल विल पावर इज मिसिंग समवेयर, बट दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक टू डिस्कस. So under planning, coming back to the topic, under planning we have two important articles, 243 ZD, that is your district planning committee, and 243 ZD, that is your metropolitan planning commission. ठीक है. Now here's the trick part. Understand this thing. रूरल लोकल गवर्नमेंट और अर्बन लोकल गवर्नमेंट में हमारे पास अलग अलग टाइप के गवर्नमेंट्स, मतलब अलग अलग टाइप के फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स थे, राइट. बट अंडरस्टैंड दिस थिंग, रूरल लोकल गवर्नमेंट के अंदर वी हैव 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है. यू हैव ज़िला परिषद, ठीक है. यू हैव ग्राम ज़िला परिषद, ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम सभा. ठीक है. सेम गोज फॉर योर अर्बन ऑल्सो. यू हैव म्यूनिसिपल कमीशन, यू हैव म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल काउंसिल. ठीक है. तो बेसिक डिफरेंस ये आता है कि रूरल लोकल गवर्नमेंट में वी हैव 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि रूट लेवल पे जो ग्राम सभा का जो मेंबर है, ठीक है, वो ग्राम पंचायत का हेड हो सकता है. ठीक है. वो ग्राम पंचायत का जो हेड है वो पंचायत समिति का मेंबर होगा, और पंचायत समिति का जो हेड है वो आपका ज़िला परिषद का मेंबर होगा. तो यू हैव 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है. बट अर्बन लोकल गवर्नमेंट में वी हैव 3 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. यहाँ पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कम्प्लीटली मतलब अपना इंडिपेंडेंट बॉडी है. ठीक है. डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट से इंटरेक्शन होता है. ठीक है. म्यूनिसिपल काउंसिल अलग है, उसका इंटरेक्शन स्टेट गवर्नमेंट से डायरेक्ट नहीं होता, बट थ्रू डायरेक्टरेट ऑफ अर्बन अफेयर्स के थ्रू होता है. ठीक है. सो ये डिफरेंशिएशन है, और ये ट्रिक क्वेश्चन भी बन सकता है, तो प्लीज़ कीप दिस इन माइंड. ठीक है. तो इसमें लिख लो अंडर प्लानिंग, apart from giving the constitutional recognition to municipalities, 74th Amendment Act lays down that in every state 2 committees shall always be there for planning purpose, and these are number 1 district planning committee DPC, and number 2 metropolitan planning committee. ठीक है. So basically district planning committee क्या रहता है कि आपका, ठीक है, यू हैव रूरल यू हैव अर्बन. तो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का क्या काम है कि भाई रूरल प्लस अर्बन दोनों की आस्क को, या जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स है, जो भी उनके चेंजेस करने हैं उनको, उसको कंबाइन करके अपना जो भी डेवलपमेंट का काम है या जो भी प्लानिंग करनी है उसको कलेक्टिव करके ही प्रोसीड करें. ठीक है. सो अंडर आर्टिकल 243 ZD, DPC शैल बी इन एवरी स्टेट एक्सेप्ट Delhi, 5th schedule, 6th schedule. ठीक है. सो बेसिकली आज किया है 74th अमेंडमेंट एक्ट ने कि भाई डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी अंडर आर्टिकल 243 ZD आपका हर स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी होनी चाहिए, एक्सेप्ट दिल्ली, 5th schedule एरियाज एंड 6th schedule एरियाज. अभी 5th schedule एरियाज एंड 6th schedule एरियाज क्या है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, बट जस्ट टू गिव यू एन कंटेक्स्ट, इट इज़ रिलेटेड टू द ट्राइबल एरियाज, ट्राइबल पीपल. ठीक है. ट्राइबल काउंसिल एंड मतलब इनके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, बिकॉज गवर्नर का भी कहीं ना कहीं रूल आता है, उनका भी क्या रोल है वो सब हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. एज ऑफ नाउ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी आपका दिल्ली में इंप्लीमेंट नहीं हो सकता, एक्सेम्पशन है. 5th schedule एरियाज में नहीं हो सकता और 6th schedule एरियाज में नहीं हो सकता. ठीक है. राइट डाउन अंडर 243 ZD ओनली एट डिस्ट्रिक्ट लेवल DPC, that is district planning committee, to consolidate the developmental plan prepared by the panchayat and municipalities which are falling within the district and prepare a single draft plan for the state. ठीक है. तो बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट के सामने जो फाइनल प्लान जाएगा वो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी ही कंबाइन करके भेजेगी. वो इनपुट्स लेगी पहले आपके पंचायत से और म्यूनिसिपैलिटीज से, दे विल कंबाइन, दे विल रिजॉल्व एनी इशू, एंड देन द फाइनल प्लान विल बी मूव टू the state government by district planning committee only. So all these things are mentioned under 243 ZD. ठीक है. Next लिखो, state legislature
makes provision regarding the composition and manner of filling the seats of such committees, that is your district planning committee, full stop. However, according to the 74th Amendment Act, minimum 4/5, ठीक है, 4/5 of all the members of DPC shall be elected by and from among the elected members of the panchayat at district level and municipalities falling within the district, ठीक है. तो फंडा क्या है कि जो भी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के मेंबर्स हैं उसका 4/5 जो मेंबर्स होंगे वो पंचायत या म्यूनिसिपैलिटीज़ जो हैं उस डिस्ट्रिक्ट के, उन्हीं में से मेंबर्स आपके उसका पार्ट होने चाहिए, ठीक है. सो दिस वाज योर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी. सेकंड टॉपिक इज मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी. अब मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी का क्या फंडा है बता देता हूँ. मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी का क्या सीन है कि भाई कोई एक ऐसी सिटी जो कि 4 डिस्ट्रिक्ट या 5 डिस्ट्रिक्ट में स्प्रेडेड है, ठीक है. लेट्स से ये सिटी है आपकी. अब ये भाई ये डिस्ट्रिक्ट 1 है, ये डिस्ट्रिक्ट 2 है, डिस्ट्रिक्ट 3 और लेट्स से ये दिस इज डिस्ट्रिक्ट 4. तो भाई ऐसी एक अर्बन एरिया या मेट्रोपॉलिटन सिटी जो कि मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स के संग कंबाइंड है या अटैच्ड है या ओवरलैप कर रही है, तो वो उसकी जो प्लानिंग होगी वो मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी के पास आएगी, ठीक है. इसमें लिख लो मेट्रोपॉलिटन पॉपुलेशन इज ग्रेटर देन 10 लाख, ठीक है. 10 लाख से ज़्यादा है पॉपुलेशन, ठीक है. एंड जो यूटिलिटी है उसकी वो ऑब्वियसली यूटिलिटी ये है कि देर आर more than one municipality involved or more than one पंचायत involved because एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं, ठीक है. सो अंडर आर्टिकल 243ZE लिख लो there shall be in every metropolitan area a metropolitan planning committee to prepare a draft development for the metropolitan area as a whole, ठीक है. नेक्स्ट राइट state to decide metropolitan planning committee membership, comma however 2/3, ठीक है. डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी में 4/5 था, है ना. तो मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी में इट इज़ 2/3, ठीक है. तो 2/3 ऑफ द मेंबरशिप शैल बी इलेक्टेड बाय एंड फ्रॉम अमंग्स द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द म्यूनिसिपैलिटीज एंड चेयरपर्सन ऑफ द पंचायत फॉलोइंग विद इन द मेट्रोपॉलिटन एरियाज, ठीक है. तो ये आपके पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़ के ही इलेक्टेड मेंबर्स होने चाहिए, ठीक है. सो विद दिस वी एंड आवर टुडेज लेक्चर, ठीक है. लक्ष्मीकांत से जाके सीधा सीधा पढ़ लोगे तो बहुत दिक्कत आएगी नहीं, बिकॉज कंटेक्स्ट इज़ वेरी सिंपल. एक जगह कंबाइन कर दी चीज़ें तो इट वॉन्ट बी अ बिग चैलेंज फॉर यू, ठीक है. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. नेक्स्ट लेक्चर में हम रेवेन्यू कलेक्शन पूरा समझेंगे, ठीक है. विल डिस्कस अबाउट द फाइनेंसेस ऑफ द 73rd and 74th एक्ट. विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट द पीसा एक्ट, ठीक है, पंचायत एक्सटेंशन, ठीक है. देन जो हमने आज के लेक्चर में पढ़ा 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल एंड ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे. सो इट विल बी अ लेंदी टॉपिक फॉर नेक्स्ट lecture. But this is all for today for today's lecture. I hope you found this video informative. Please like, share and subscribe. Keep studying, keep working hard. Thank you for watching and I'll see you in the next one. Bye bye. Take care.